नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव में हम हर दिन कोशिश करते हैं तथ्यों को, फैक्ट्स को ज्यों का त्यों रखने की, ताकि सच से सीधे रूबरू हो सके। सच जिंदगी के रास्तों की बाधाओं को खत्म करने, हटाने में मदद करता है। राजनीतिक दलों और नेताओं की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे हर चीज़ को, हर तथ्य को अपने तरीके से पेश करते हैं, जिससे सच धुंधला दिखाई देता है। वे युधिष्ठिर की तरह अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन अश्वत्थामा था जो मारा गया। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का काम करीब करीब पूरा हो गया है। जब पार्टियां पुराने लोगों को मैदान में उतारती हैं तो अनुभव की बात करती हैं, पुरानों को हटाती हैं तो नई हवा को लाने का दावा होता है, और उसे कहते हैं नए चेहरे नए दाव। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी ने 21 में से 9 नए चेहरों को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने 23 में से 5 सीटों पर नए चेहरों को तरजीह दी है। लेकिन नए चेहरों को उतारने के क्या मायने होते हैं? क्या इसलिए कि पुराने सांसदों और उम्मीदवारों की उस क्षेत्र में छवि अच्छी नहीं होती, या उनका विरोध हो रहा होता है, या फिर लीडरशिप के नए के नाम पर अपने लोगों को लाना चाहती है, या फिर पुराने पापों को धोने का रास्ता होते हैं नए चेहरे? इन सब पर चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन लाल सैनी साहब, बीएसपी से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र लामा साहब, और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर नरेश दाधी साहब। आप सबका बिग फाइट लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जितनी भी टिकट्स गई हैं, इस बार कार्यकर्ताओं को टिकट्स गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को टिकट्स गई हैं। कुछ एक टिकट ऐसी होती हैं जहाँ पर रणनीति के हिसाब से टिकट दी जाती है। मेरी पहली प्राथमिकता पर्यटन की रहेगी, और पर्यटन में जयपुर काफ़ी पीछे है, उसको विश्व के मानचित्र पर अग्रणी रूप से लाकर खड़ा करना मेरी पहली प्राथमिकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में बहुत डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन टिकट डिक्लेयर कर देती है, उस दिन हर कार्यकर्ता अपना टिकट मानकर उस काम में लग जाता है। और आपने पिछला अनुभव किया होगा कि 163 सीटें विधानसभा में आई है। युवा वर्ग का सोच है कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री आएंगे, बनेंगे, तो हमें रोजगार भी मिलेंगे, और हमें इन जो 3 बातें, बहबूक और भ्रष्टाचार, इससे भी निजात मिलेगी। हमने इस खास कार्यक्रम के लिए सवाल रखा था दर्शकों से कि क्या नए चेहरों से पुराने पाप धुल जाते हैं। ये सवाल था हमारे आज के खास कार्यक्रम के लिए, जिसे हमने firstindianews.com पर, हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर भी पूछा है, और दर्शक हमें सीधे इस पर राय जाहिर कर सकते हैं। दर्शकों की राय क्या होगी, ये कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे। चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। सैनी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत और आपको बधाई कि आपने ज़्यादातर उम्मीदवार आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार आपने घोषित किए और 21 में से 9 उम्मीदवार आपने नए चेहरे लिए, क्या हुआ? पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेती हैं, उनसे चर्चा करती हैं जी, और उस चर्चा के आधार पर उम्मीदवार कौन हो इसका निर्णय करती हैं। फीडबैक का मतलब ये हुआ कि जो लोग थे मौजूद, उनके प्रति कार्यकर्ताओं की मन में बहुत अच्छी भावना नहीं थी। जनता की बात तो छोड़ दें, प्रकृति का नियम है चेंज जी, और चेंज होते ही रहते हैं, और चेंज होना अच्छा भी रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो ही नहीं जी। और उसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पार्टी उन चेहरों पर भी विचार करती है और कार्यकर्ताओं की चर्चा के आधार पर निर्णय करती है कि आज की परिस्थिति में कौन कार्यकर्ता जीतने के लिए उपयुक्त है और किस कार्यकर्ता को लड़ाना चाहिए, किस कार्यकर्ता के पक्ष में अधिकतम कार्यकर्ता तो हैं। नए नामों पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? स्वाभाविक ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं क्यों नहीं जी, और उसके कारण से जब उसका नाम नहीं आता हो या उसको ऐसा लगता है तो वो अपनी बात कहना तो चाहिए, अपने घर में ही कहना चाहिए। लेकिन आजकल परिस्थितियाँ बनी हैं कि आदमी घर के बाहर भी कुछ बातें कहता है जी। वो जरा एक तरह से न्यूज़ बन जाती है, मीडिया के लिए भी मीडिया वालों एक की विषय गलती बन है जाता दरअसल ना। राजीव जी, वैसे तो अब आपकी पार्टी के बारे में क्या कहूँ, पहले बहुत हालत ख़राब चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे कि नागौर में किस तरह से विरोध हो रहा है, और जगहों पर विरोध हो रहा है। टोंक में आज अजरुद्दीन यहाँ पहुँचे, उसके बाद उनका विरोध हो रहा है टोंक सवाई माधोपुर सीट पर, और भी कई सीट्स हैं जिनका जिक्र करेंगे हम लोग। तो क्या वजह है कि इतना आपने चेंज किया, नए उम्मीदवार भी लाए,
सब कुछ हुआ, सिटिंग एमपीज आपने 5-5 सिटिंग एमपीज को चेंज कर दिया। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में विजय जी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है जी। ये जो विरोध के स्वर आपको नजर आते हैं ये इस बात को परिलक्षित करते हैं जी। कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता नेता कि चाहते थे कि मांगते हैं कि एक को ही दिया जा सकता है, और स्वाभाविक रूप से किसी प्रजातांत्रिक दल के अंदर, राजनीतिक दल के सिटिंग अंदर एमपीज के खिलाफ भी विरोध हो रहा है। इसका मतलब कि जनता की तो बात छोड़ ही दें, कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी है। नहीं, देखिए, या तो दो बातें हो सकती हैं। आप नए चेहरे की हम बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं पुराने अनुभव की बात करते हैं। कई बार आश्चर्य तब होता है जब नए चेहरे की बात होती है कि कोई 24 घंटे पहले किसी पार्टी में आए और उसको टिकट मिल जाए। मतलब इससे ज़्यादा नया नवीला चेहरा तो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं किसी राजनीतिक दल में, किसी भी दंगल के अंदर। और कोई व्यक्ति 40-50 साल से किसी पार्टी का विरोध कर रहा हो, 60-70 साल की उम्र हो गई हो, उसके बाद नए चेहरे के रूप में उसको प्रोजेक्ट करा जाए, तो ये भी अब इस राजनीति में दिख रहा है, प्रजातंत्र के अंदर दिख रहा है। समय आएगा, बताएगा कि क्या सही निर्णय रहा। मेरे ख्याल से हमेशा चुनाव से पहले पार्टी का आंतरिक मामला होता है, उसकी कार्रवाई होती है, देखा जाता है कौन चुनाव में जीत सकता है, किसको जनता एक्सेप्ट करती है, कौन पार्टी। लेकिन आप दोनों लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं और बहुत इंटेलेक्ट हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप किसी भी बात को अपने तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये मानना चाहिए कि जब आप नए चेहरे ला रहे हैं तो उसका पहला जो मेरे को समझ में आती है बात कि उन्होंने जो उम्मीदवार पहले थे, या वो सांसद रहे हों या पिछले चुनाव में रहे हों, वो फर्स्ट टेस्ट में, प्रोफेसर साहब से मैं पूछूंगा कि वो फर्स्ट टेस्ट को उन्होंने क्लियर नहीं किया, ये पार्टी मानती है। ये तो आप मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार स्वेच्छा से भी व्यक्ति चाहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मेरी जगह किसी दूसरे को मौका दिया जाए। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जहां खुद ही पार्टी का उम्मीदवार अब इस बार उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं। पिछले बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति के कारण उनको आप दूसरी जगह से लड़ाते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे हैं जो स्वाभाविक रूप से छोड़ा है। जयपुर ग्रामीण ने देखिए, लालचंद जी कटारिया ने अपनी सीख स्वेच्छा से दिए, वो चाहते थे सीपी जोशी वहां से चुनाव लड़ें, तो ये इसके बात का सम्मान करना चाहिए। सीपी जोशी के लिए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि लालचंद जी भीलवाड़ा से क्यों छोड़ा उन्होंने और जयपुर क्यों आए? इस पर कुछ ज्ञान आप दे रहे हैं मुझे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव से जीते हुए लोग होते हैं। लालचंद जी कटारिया जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने खुद सीपी जोशी साहब का जिक्र मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो चाहते थे कि सीपी जोशी वहाँ पे लड़ाया जाए। लालचंद जी भीलवाड़ा खुद की सीट छोड़ी है, हमने नहीं बदला। भीलवाड़ा से जयपुर आने की वजह कुछ है, वो सीपी जोशी खुद बता सकते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं कि अच्छा, कटारिया जी ने आपको बताया कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, सीपी जोशी जी ने नहीं बताया। कटारिया जी ने जनता को लांबा साहब, आपकी पार्टी अभी लिस्ट की तैयारी में लगी हुई है, आप क्या इंतजार करते हैं कि जब कोई पार्टी में से छोड़ दे, जो लोग नाराज हों उनको शामिल करा के फिर लोगों को नए चेहरे के तौर पर रखें? ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और पहले भी हमने राजस्थान विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता को तवज्जो देती है, अपने कार्यकर्ता को नेता बनाती है। तो हमारी पार्टी, आप मान रहे हो कि जो लोग आए छोड़ दे, ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी, हर राजनीतिक दल अपने समीकरण देखता है, हर राजनीतिक दल का एक प्रयास होता है कि वो किस तरीके से इलेक्शन में अपनी सफलता प्राप्त करे, तो उसमें हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारा कहीं भी इस तरीके का नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी जब से साहब कांसी राम जी ने बनाई, बहुजन समाज पार्टी ने जो लोग सब्जी के ठेले लगाते थे, चाय की थड़ी लगाते थे, उन लोगों को MP MLA बनाया, उन लोगों को मिनिस्टर बनाया। तो बीएसपी के बारे में आम धारणा यही है कि स्वच्छ छवि वाली पार्टी है। बिल्कुल स्वच्छ ही। प्रोफेसर साहब, आपकी राय क्या है, आप किस तरह से इसको असेस करते हैं? मैं मानता हूं कि चुनाव जब होते हैं तो हर राजनीतिक दल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स लाना चाहता है जी। और उस तरह से वो निर्णय लेते हैं। चुनाव के में हर राजनीतिक दल में एक प्रक्रिया होती है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। उसमें ये कोई जो सिद्धांत की बात आरंभ में करते हैं कि ये सिद्धांत से दिए जाएंगे, लेकिन जब रियल पॉलिटिक्स सामने आती है तो सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते। एक ही सिद्धांत रहता है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो चुनाव जीत सके। ये तो पहला सिद्धांत है। लेकिन उसमें भी कई प्रकार की समस्याएं होती है, क्योंकि ये पहले से अगर मालूम हो कि कौन जीत जाए तो सारी दुनिया को ही मालूम हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर बाद में जब चुनाव टिकट देने लगते हैं तो जो लोग चुनाव में टिकट बांटने वाले होते हैं विद इन पार्टी, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है या एक व्यक्ति होता है, वो फिर अंत में ये सोचता है कि जैसे 25 सीट है तो 20 सीट है, 15 सीट है तो कंसेंसस से हो गई है, बाकी कुछ सीटें वो अपने हिसाब से देना चाहता है कि साहब मेरे पास मेरे आदमी उसमें आए, जिससे कि आगे जाकर अगर विद इन पार्टी किसी प्रकार का झगड़ा हो तो मेरी जो शक्ति मजबूत रह सके। तो वो एक प्रकार का संघर्ष विद इन पार्टी हर पार्टी में चलता है। उसमें जो लोग किसी समय पर कोई मजबूत होता है, किसी समय पर कोई दूसरा व्यक्ति मजबूत होता है। तो इसमें कोई ऐसा
सिद्धांत हम लोग अगर निर्मित करना चाहें कि नया आदमी आया है वो जीतेगा नहीं, या पुराना बहुत है वो जीत जाएगा, क्योंकि विचार, क्योंकि आप देखें ये सिर्फ भारत में नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। आप जानते हैं जो सबसे सफल अमेरिकन राष्ट्रपति माना गया था, रोनाल्ड रीगन साहब माने गए थे, जिन्होंने पूरा साम्यवाद समाप्त कर दिया था। वो फिल्मों में एक्टर थे, उनका किसी प्रकार से राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो सबसे सफल राष्ट्रपति हुए। तो ये राजनीति में एक व्यक्ति के द्वारा जब तक कि बहुत ही स्ट्रांग नहीं हो और आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाए उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता है। 250-270 सीटें चाहिए, उसमें से ये 2-4 सीटें किसी को दे दी आपने, किसी फिल्म अभिनेता को दे दो, किसी एक्टर को दे दो, किसी खेलने वाले को दे दो जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क 270 में नहीं पड़ता। अब ये तो जो जनता उसको चुनने वाली है वो कैसे तय करना है, उसको तय करना है। सैनी साहब, आप कार्यकर्ताओं, राजीव साहब भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की राय को ध्यान में रखकर करते हैं। आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो नेताओं की राय नहीं रख रहे। अडवाणी जी नाराज होकर घूम रहे हैं कि गांधीनगर से लड़ेंगे कि भोपाल से लड़ेंगे। जसवंत सिंह जी कह रहे हैं कि यदि बाड़मेर से नहीं दिया तो फिर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं। सुभाष महरिया जी सीकर में कर रहे हैं, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर नाराज़गी दिखाई दे रही है। जयपुर को तो आप देख ही रहे हैं कि जहाँ से रामचरण बोरा साहब खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कितने नाम बोलूँ मैं, अभी टाइम कम रहेगा, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं पार्टी में। तो एक और तो आप बात करते हैं नए लोगों की, दूसरी तरफ आप बात करते हैं पुराने कार्यकर्ताओं की। रामचरण जी बोरा कब से पार्टी का काम कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि वो यहाँ के जिला कार्यकर्ताओं की राय की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो नेताओं की राय नहीं चल रही है। पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, पार्टी के महामंत्री भी हैं, तो काम के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से उनका निर्णय गलत नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जब 2 या 3 लोग आपके पास में एक ही कैटेगरी में एक ही लाइन पर आ रहे हों, वजन बराबर लगता हो, तो किसी न किसी एक का नाम तय करना ही पड़ेगा जी। अब उस समय आप हो या मैं हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक का ही जब नाम तय करना है, एक ही पैरामीटर पर 2 लोग आते हैं या 3 लोग आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो कार्यकर्ता काम करते हैं क्षणिक रूप से उनके मन में एक आवेश होना स्वाभाविक है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार की पार्टी है, हमारे आपस के संबंध बहुत अच्छे होते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि वो कोशिश हम देख रहे हैं, कहीं संबंधों की कोशिश तो अभी हम दिन भर कल से देख रहे हैं, 2 दिन से चाहते हैं। नहीं, एक चीज का मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं गंगानगर से, नरेंद्र सेठिया साहब। सेठिया साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा एक सवाल इन सभी पार्टियों से है। ये पार्टियां, हेलो जी सर, मेरा सवाल इन सभी पार्टियों से है कि ये पार्टियां बहुत बड़ी बातें करती हैं, कांग्रेस भी बहुत बड़ी बातें करती हैं और बीजेपी वाले और ये अपने लांबा जी बहुत अच्छी सी बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ये इतनी पार्टियां, इतनी पुरानी पार्टियां और इतनी बड़ी पार्टियां होने के बावजूद इनके पास 272 ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो ये कह सके कि हमने ये कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये कोई बढ़िया आदमी है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है और इसको आप जिताओ। इनके पास 272 कैंडिडेट जिताने के लिए ना पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। इनके पास 272 कैंडिडेट ईमानदार, शरीफ, चरित्रवान और जिसके ऊपर कभी कोई आरोप ना लगाओ, ऐसा कोई कैंडिडेट इन सभी पार्टियों के पास बिल्कुल नहीं है। और ये टीवी चैनलों पर बैठ के अपने एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति करते हैं, इससे ये इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा और कुछ इनके पल्ले नहीं है। शुक्रिया सेठिया साहब, शुक्रिया। ये तो बड़ी बहस है, इस पर हम ब्रेक के बाद जाएंगे, लेकिन जो आपने बात कही थी मैं उस पर छोटा सा कर लें, फिर हमको ब्रेक पे जाना है। कि बैरोमीटर, आप कह रहे थे कि बैरोमीटर एक है जिसमें कार्यकर्ता 3-4 लोग बड़े नाम होते हैं। ये बाड़मेर की सीट पर जसवंत सिंह जी और कर्नल सोनाराम में बैरोमीटर पर एक ही है? नहीं, अभी निर्णय कहाँ हुआ है जी, अभी निर्णय नहीं हुआ, उस पर विचार हो रहा है जी। और वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वो विचार जो होगा, फैसला होगा, लेकिन दोनों लोग एक ही बैरोमीटर पर करेंगे? नहीं, बैरोमीटर एक नहीं है जी, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? नहीं, हमारी प्रेफरेंस होगी, वहाँ के कार्यकर्ता जो कहेंगे वो हमारी प्रेफरेंस होगी। कार्यकर्ता वही वाले जो जिन्होंने बीजेपी के दफ्तर पे ताला लगा दिया कि जसवंत सिंह जी को टिकट नहीं दिया तो बाड़मेर में ताला लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ताला और नहीं ताले का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि पार्टी वहाँ पर किसको तय करे। सवाल इस बात का है कि कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, ये पार्टी खुद तय करती है। उनको केवल वो पार्टी में आए हैं और उनका अभी नाम भी तय होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से किसके नाम की घोषणा नहीं की है, इसलिए पहले ही डरने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि पार्टियां किस तरह से कार्यकर्ताओं की राय को लेती हैं और कैसे फैसला करती हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ है।
आप भी बने रहिए और आपकी क्या राय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के इस महापर्व में। हम तुरंत लौटते हैं। जो पुराने जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं वो जिस तरह से मतदाताओं की उपेक्षा करते हैं, उस उपेक्षा की वजह से संबंधित पार्टी से वो मतदाता और उस क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं, जाति समाज के लोग हैं, वो लोग खतरनाक तरीके से नाराज़ हो जाते हैं और वो एक कसम लेके बैठ जाते हैं कि अब कैसे इन लोगों को हराना है। नए चेहरे लाने से एक प्रेस कैंडिडेट होता है एक तरह से, उसके खिलाफ कोई मतलब भावना नहीं होती, किसी गलत भावना नहीं होती लोगों की। इसमें क्या सभी साफ होती है, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रकार का दाग नहीं होता, इसलिए इसको उतारते हैं नए चेहरों को। और नए चेहरे ऊर्जावान भी होते हैं, नई नई परिवर्तन लाने में सक्षम है। आज के इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल रखा था कि क्या नए चेहरों से पुराना पाप धुल जाता है। जनता की राय तो अभी जो हम सुन रहे थे उसमें भी करीब करीब यही राय है, लेकिन दर्शकों से है कि वो हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर और firstindianews.com पर भी अपनी राय दे सकते हैं। हमें सीधे टीवी पर भी राय जाहिर कर सकते हैं। हम हमारे खास पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं कि क्या उनका क्राइटेरिया होता है, क्या बैरोमीटर होता है नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको बनाने का। सनी साहब, आपने बाड़मेर की बात कही कि अभी लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि कौन होगा कौन नहीं होगा। उसके अलावा अभी एक और सीट थी जिस पे हरीश मीणा साहब को आपने लिया। हरीश मीणा साहब जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उसी दिन वो एमपी के लिए कैंडिडेट हो गए। कार्यकर्ताओं ने पहले राय दे दी थी कि नए आने वाले साहब हैं, इनको आप बना दीजिएगा। मैं एक तो आपके इस पर शब्द पर आपत्ति करता हूँ जी कि नए चेहरों से पुराने पाप धुल जाते हैं। जी, क्या जी मैं उसको प्रॉपर शब्द को ठीक नहीं समझता हूँ। जी, जहाँ तक दोसा का सवाल है, जी राजनीतिक फील्ड में हर प्रकार का व्यक्ति राजनीति में चाहिए। जी, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी है कि स्पोर्ट्स वाला यदि आपको उपलब्ध है तो उसको भी हम देते हैं। हम लोकसभा में भी राज्यसभा में भी सभी पार्टियां ये कोशिश करती हैं। अधिकार है। मैं तो बात ये कर रहा हूँ, आपने जहाँ से शुरू किया था कि हम कार्यकर्ताओं की राय पर, तो जो पार्टी में आया नहीं उस पर कार्यकर्ताओं ने कैसे राय दी वो ज्ञान में लेना चाहता हूँ आपसे। कार्यकर्ताओं की राय लेकर ही किया है, क्योंकि हमारे साथ जी ये पिछले काफ़ी समय से हमारे संपर्क में हैं जी, और उस संपर्क के आधार पर जिनको आपने इलेक्शन हमने विधानसभा शिकायत चुनावों की से थी। मैं वो पहले बात भी कहना विधानसभा चाहता हूं। चुनावों से पहले उनको जबरदस्ती चुनाव आयोग से कहकर आपने हटवाया था डीजीपी पद से। हम क्योंकि आपको भरोसा नहीं था उस अवसर पर। नहीं, हम उन नियमों का भी पालन करवाना चाहते हैं। जो राज्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हमारी आपत्ति उसमें बिल्कुल ठीक थी और उस समय से ही हमारे संपर्क में वो थे। इसलिए वो कोई बिल्कुल एकदम से नए थे ऐसा नहीं है। राजनीति में नए होंगे लेकिन हमारे संपर्क संबंध उनसे थे। इसलिए हमारा जो निर्णय है वो परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी ने जो निर्णय किया, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वो निर्णय बिल्कुल ठीक किया है। जी, हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो मनु राजस्थान की पॉलिटिक्स को, राजस्थान की राजनीति को बहुत लंबे समय से देखते हैं। मनु जी, आपके हिसाब से जो नए चेहरे शामिल किए हैं, बीजेपी ने 9 चेहरे शामिल किए, कांग्रेस ने 5 चेहरे शामिल किए, क्या बड़ी वजह है इसकी? हेलो जी, क्या बड़ी वजह आपको लगती है कि नए चेहरों को पार्टियों ने शामिल किया है, उम्मीदवार बनाया है? देखिए विजय, देखना होगा कि पार्टियों ने जो इस बार टिकट दिए हैं उसके अंदर 23 जो टिकट बटे हैं कांग्रेस के, उसमें से 7 लोग नए चेहरे उतारे हैं उन्होंने, और जो कांग्रेस ने उतारे हैं उसमें 23 में से 7, और भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारे हैं चेहरे उसमें 9 नए चेहरे उतारे हैं। तो एक मजबूरी भी इसको माना जा सकता है सीधे तौर पर। अगर देखा जाए चूरू की सीट की अगर हम बात करें तो राहुल कसवा को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के अंदर काफ़ी विरोध था। राम सिंह कसवा का राजेंद्र राठौर जो वसुंधरा राजे के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उन्होंने डट करके इसका विरोध किया तो उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। यही हालात पाली के अंदर कांग्रेस के देखे जा सकते हैं। वहाँ बद्री जाखड़ का विरोध था तो उनकी बेटी को दे दिया गया। नए चेहरों के नाम पर भी परिवार के लोगों को ही मैदान में उतारा गया है। इस तरह का भी देखने को सामने आया है। जयपुर की अगर सीट की बात करें तो कैसी मजबूरी सामने आई कि जो वसुंधरा राजे के खास थे रामचंद्र बोरा, उनको मैदान में उतारा गया। टिकट कटा तो घनश्याम तिवारी जोर लगा रहे थे, काफ़ी जोर आजमाइश की उन्होंने। लगभग 65,000 वोटों से जो जीत हासिल की थी पहले, उसके दम पर वो अपना दावा कर रहे थे, लेकिन सबको नकार करके रामचंद्र बोरा को टिकट दिया गया। तो ये जो मजबूरी है पार्टी के लोगों की, वो भी इसके अंदर सामने आई है। लेकिन जो विरोध दिखाई दे रहा है, अभी हम देख रहे थे कि नागौर में जो कांग्रेस की सांसद हैं ज्योति मिर्धा, उनको लेकर बड़ा विरोध दिख रहा है। रामनारायण बोरा जी को लेकर जयपुर में जो कैंडिडेट बनाए हैं उनको लेकर बड़ा विरोध दिख रहा है। सीकर में
स्वामी सुमेधानंद जी को जो बनाया गया है, तो जब इतनी राय, जैसे सैनी साहब ने मुझे बहुत ज्ञानवर्धन किया कि कार्यकर्ताओं की राय को लेकर और जो सारी चीज़ें देखकर ही ये फैसला किया जाता है, तो फिर क्यों इतना विरोध दिखाई दे रहा है और क्या दबाव रहता है पार्टी राय का? मशूरे की अगर बात करें तो वो सब केवल एक खाना पूर्ति थी। राय मशूरे के अंदर कहाँ हरीशचंद्र मीणा का नाम आ रहा था उस समय, कहाँ निकल करके आया था कि हरीशचंद्र मीणा जो हैं वो दौसा से चुनाव लड़ेंगे पार्टी से। आज जो कर्नल सोनाराम का नाम आ रहा है वो कहाँ से निकल करके आ रहा है कि पार्टी उनको टिकट देना चाह रही है। जो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं जसवंत सिंह, उनको आज दूर किया जा रहा है वहाँ से, उनका जो विरोध है वो सामने आ रहा है। तो केवल एक रायशुमारी की बातों के खाना पूर्ति है। उन कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश थी जो टिकट के दावेदार थे, टिकट की कतार में थे। आगे आकर के किस तरह से उनके जो नाम सामने आ गए, किन किन को संतुष्ट करना है। आज दिन भर जो है भारतीय जनता पार्टी जयपुर की जो उम्मीदवार हैं वो घर घर जाकर के घूमे हैं, जो लोग दावेदार थे। मनु, मैं आपको टोकना चाहता हूँ, क्या आपका कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे हैं उनकी पसंद के लोगों को टिकट दिया गया है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उनकी पसंद के लोगों को टिकट दिया गया है। कुछ ऐसी मजबूरी भी सामने आई जहाँ पर उनके नहीं चाहते हुए भी उन लोगों ने दूसरे लोगों को टिकट दिया, केवल एक अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करवाने के लिए उन्होंने बड़े नेताओं की राय और उसकी सहमति को मानने की भी कोशिश की है। जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो अलवर और सीकर का माना जा सकता है, जहां अलवर से चांदनाथ को मैदान में उतारा गया तो सीकर से सुमेधानंद को उतारा गया है। जी, बहुत शुक्रिया मनु जी। सर, फिर वही कर्नल सोनाराम पर आ गई, लेकिन मुझे भरोसा, क्योंकि आपकी राय से मुझे लग रहा है कि आप जसवंत सिंह जी को टिकट देंगे, क्योंकि आप जसवंत सिंह जी को सीनियर लीडर मानते हैं। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो नहीं हूँ जी, लेकिन मेरे जैसे सीनियर और भी लीडर कार्यकर्ता हैं जी, उन कार्यकर्ताओं से भी हम चर्चा करेंगे जी, और चर्चा करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत ही राजनीतिक बात आपने, इतनी बड़ी ज्ञान की बात कही कि मुझे समझ ही नहीं पाया क्या मतलब क्या हुआ इसका। आप चाहते हैं वैसे ही मैं बोलूं, ये मेरी मजबूरी नहीं, थोड़ी मतलब है। मैं थोड़ा कम समझता हूँ ना, तो थोड़ा सा सीधी से आप क्या समझा। समझना चाहते हैं बताऊंगा मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि भाई बाड़मेर में कर्नल सोनाराम जी आपके हिसाब से कैंडिडेट होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अभी निर्णय नहीं होता, मैं निर्णय करने वाला नहीं होता हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगी। वहाँ कर्नल सोनाराम जी का नाम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने चलाया है कि नहीं चलाया है, जसवंत सिंह जी का नाम भी सामने आ रहा है, कर्नल सोनाराम का नाम भी आप पर चर्चा में ले रहे हैं, तो पार्टी निर्णय कर देगी आदमी को, किस आदमी को टिकट देना है। और अभी इसीलिए पेंडिंग रखी हुई है। जी, राजीव जी, आपके हाल भी वही है करीब करीब, क्या हो रहा है अब टोंक में? आपने कहाँ से अजहरुद्दीन साहब को पहले हैदराबाद से मुरादाबाद भेजा, मुरादाबाद से टोंक भेज दिया? कोई कैंडिडेट्स की कमी हो रही है क्या, वजह क्या है? जब चुनाव होते हैं, अजहर के लिए आपने भी कार्यकर्ताओं से राय ली थी? जब चुनाव होते हैं विजय जी, मोदी जी वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कभी कोई राजनीतिक काम करा नहीं, तो ये तो हर पार्टी में परिस्थितियां हैं। जब आदमी सोचता है, फैसला किया गया, आज अजहरुद्दीन जो है वो युवा आइकॉन है जी, अपने जमाने के महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं जी, उसके बाद मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं जी। उनकी एक एक्सेप्टेंस है पूरे देश के अंदर, वो कहीं जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें वो राष्ट्रीय गौरव है। मेरे ख्याल से उनको राजस्थान में चुनाव लड़ा के बहुत अच्छा काम पार्टी ने कराया। टोंक वही वाली सीट है जहाँ पर आपके मंत्री जी होते थे, नमो नारायण मीणा? बिल्कुल होते थे, और वो सीट से मतलब आपने माना कि नमो नारायण मीणा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? नहीं, ये बात नहीं है बिल्कुल भी। हमारे आपने उनको टिकट नहीं दिया, एक सिटिंग एमपी और मिनिस्टर होकर, और जो फाइनेंस में रहे हों जी 5 साल तक फाइनेंस में स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, दिल्ली में बैठते रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को आपने असेस किया होगा, तभी तो यदि वो जीत रहे होते तो अजहरुद्दीन को लाने की जरूरत नहीं होती ना। ऐसे तो कभी भी परिवर्तन होएगा नहीं हर चुनाव में। अच्छा, जीत रहे थे, फिर आपने कहा कि आप इस बार आप छोड़िए। जब भी 5 साल चुनाव होते हैं, नए चेहरे आते हैं, कुछ लोग राजनीति से अलग हटते हैं। क्या जीतने वालों को हटाकर आप नए चेहरे लाते हैं? नहीं, ये अजहरुद्दीन उनसे ज्यादा वो कुछ जीतेंगे, उनसे ज्यादा आज की तारीख में लोकप्रिय उम्मीदवार छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे सैनी साहब से पूछ रहा था, सैनी साहब ने मेरा ज्ञानवर्धन नहीं किया, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जीतने वाले उम्मीदवारों को हटाकर आप नए चेहरे लाते हैं? नहीं, उससे ज्यादा मत तो जीतने वाला नमो नारायण जी चुनाव जीतते, अजहरुद्दीन उससे ज्यादा मत तो जीतेंगे, वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अजहरुद्दीन एक आउटसाइडर कैंडिडेट, ज्यादा उम्मीदवारों से जीतेगा, ज्यादा वोटों से जीतेगा। अजहरुद्दीन इस देश के हर युवा के दिल में बसने वाला व्यक्ति है। ये कोई एक ऐसा आदमी नहीं है कि दूसरे से राजनीति करता रहा हो, उसकी पूरे देश में एक्सेप्टेंस है। उन्होंने राजस्थान में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के युवाओं को और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। प्रोफेसर साहब, ये आप जब कॉपी चेक करते हैं तो सवाल में जब
5 पेज लिखे जाते हैं उससे नंबर देते हैं या सवाल का जो जवाब मिलना चाहिए उससे नंबर देते हैं? 5 पेज से तो कोई नंबर नहीं देता। ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मैं सवाल आप कुछ पूछ रहे हैं, जवाब आप 5 पेज भर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि जवाब देना नहीं चाहते। जब बड़ा मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हो तो जवाब कैसे देंगे, इसलिए आप सवाल आसान पूछिए। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब, नहीं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ साहब, हम में से एक का नाम हम टिकट दे देंगे, ये कैसे नहीं ये नहीं हो सकता है? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ साहब, ये जो एक शब्दावली हम काम में ले रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, तो मैं सिर्फ नहीं कर सकते। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शब्दावली में कार्यकर्ता की परिभाषा जो मेरे हिसाब से लग रही है वो कार्यकर्ता ना होकर पदाधिकारी है। कार्यकर्ता से कोई नहीं पूछता, पदाधिकारियों से पूछा जा रहा है। और पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल में जो बनते हैं वो किसी लॉबी के कारण बनते हैं विद इन पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आपको एक लॉबी के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है तो दूसरे लॉबी के जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ता के रूप में कहते हैं साहब बहुत गलत मिल रहा है, और अगर उनको मिल रहा है तो कहते हैं बहुत अच्छा मिल रहा है। इसलिए ये तय करना कि कार्यकर्ता से पूछकर जो कहा जा रहा है पदाधिकारियों से पूछा जाता है, क्योंकि नेचुरली वही उसमें काम करेंगे कार्य क्षेत्र में। और पदाधिकारियों में जो कहते हैं पदाधिकारी वो अपने मन से नहीं कहते, जो नेता जिन्होंने उनको बनाया है वो नेता जो बताते हैं उसके हिसाब से कहते हैं। तो अंत में घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि कौन सा नेता इस समय में टिकट बांटने में ज्यादा प्रभावी है। थोड़ा थोड़ा चैप्टर मुझे समझ में आया आपके लेक्चर से। चलिए ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कैंडिडेट्स का चयन होता है और किस तरह से पार्टियां तय करती हैं कि नेताजी ने क्या कहा जो पदाधिकारियों को यस कहना है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है।